दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो मैं इसे बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है। लेकिन ये वीडियो यदि आप देखेंगे तो आपके 99% जो कन्फ्यूज़न है और 99% आप इस टोटल मैटर को अंगिका वर्सेस मैथिली को समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, पूरी देखना इस वीडियो को। अगर इस वीडियो को आपने पूरी देख ली तो फिर आप ये समझ जाएंगे कि आप खुद से एनालिसिस कर पाएंगे, आप खुद से इस मैटर पर सोच पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और ऐसा होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आप खुद से एनालिसिस नहीं भी तो रिसर्च ज़रूर कर पाएंगे। एनालिसिस और रिसर्च में बस ये अंतर है कि रिसर्च ज़्यादा एप्लीकेबल वर्ड है एनालिसिस इन कंपैरिजन टू एनालिसिस। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना, ज़रूर पूरी देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ इससे आप लोगों को बहुत हद तक मिथिला वर्सेस अंगिका और अंग वर्सेस मिथिला और अंगिका वर्सेस मिथिला जितने भी ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कन्फ्यूज़न है, सभी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हमें ये जानना होगा कि कन्फ्यूज़न पैदा क्यों हो रहा है, काउज ऑफ रूट क्या है। तो कन्फ्यूज़न और कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ से शुरू होती है कि अंगिका लैंग्वेज अपने आप में इंडिपेंडेंट सेपरेट है और अंगिका बोलने वालों को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइदर कुछ भी कोई बोलता हो, जब तक उनके पे कोई कुछ ना बोले। होना भी चाहिए, दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तो अंगिका के जितने भी नेबरिंग लैंग्वेजेस हैं, आइए पहले उनको देख लेते हैं। यदि अंगिका से आप साउथ में और अगर देखते हैं अंग प्रदेश के साउथ में, तो वहाँ पे आपको मतलब कि हल्का बंगाली मिक्सचर मिल जाएगी और खोरटा भाषा वहाँ पे बोली जाती है। खोरटा डायलेक्ट, एक्चुअली खोरटा डायलेक्ट वो वहाँ पे आपको मिलेगी। अगर आप अंगिका से ईस्ट में देखें तो आपको बंगाली मिल जाएगी। अंगिका से नॉर्थ में देखें तो आपको मैथिली मिलेगी। और अंगिका से अगर आप वेस्ट में देखें तो आपको मगही मिलेगी। तो इसमें से जितने भी लैंग्वेजेस हैं, किसी ने भी अंगिका को अपना डायलेक्ट नहीं बताया और न ही अंगिका वासियों ने मगही को या फिर किसी भी भाषा को अपना डायलेक्ट बताया। तो यहाँ तक तो क्लियर है, सभी कोई अपना अपना काम कर रहे हैं और किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मैथिली से। मैथिली से प्रॉब्लम इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि उन्होंने अंगिका को अपना डायलेक्ट बताना शुरू कर दिया कि अंगिका मैथिली की एक डायलेक्ट है। यहाँ पर से कॉन्ट्राडिक्शन शुरू होता है और इनका बेस वो क्या बनाते हैं, उनकी क्या चालाकी है, वो भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अपने लैंग्वेज और कल्चर को इतनी आसानी से उसके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन खड़ा होने नहीं देगा। तो यहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन करना शुरू किया, जो कि सभी कोई कर रहे हैं जितने भी अंगिकावासी हैं, एक्सेप्ट जो मैथिली हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अंगिका में और प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो अंगिका हैं, उनको छोड़कर। सेम मिथिला में भी है। मिथिला में इनफैक्ट अंगिका के बहुत कम लोग माइग्रेट किए हैं, ज़्यादा माइग्रेशन मिथिला से ही अंग प्रदेश में हुआ है। और
यहाँ तक कि जो मैथिली मूवमेंट है उनका खुद आपस में यूनिटी नहीं है। उनकी यूनिटी क्यों नहीं है? क्योंकि जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं, मिथिला के और सीमांचल के सभी जगह के, वो मिथिलांचल नहीं चाहते हैं। पहली बात, वो उनको मैथिली लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। दूसरे में मिथिला के जितने भी मेजॉरिटी कास्ट्स हैं, ब्राह्मण को और कुछ यादव्स को छोड़कर, वो मिथिलांचल नहीं चाहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमें ये देखना होगा कि जो मिथिला के ब्राह्मण हैं वो अपना ब्राह्मणवाद, मतलब कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंसी स्थापित करना चाहते हैं पूरे मिथिला पर, जो कि अभी वो बिहार में रहते हुए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार में ब्राह्मणों की उतनी चलती नहीं है। अब बात रही कि तो क्या किया जाए, तो मिथिला वालों ने अपना प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। वहाँ के मिथिला के ब्राह्मण पॉलिटिशियंस ने एंटी बिहारी सेंटिमेंट्स को मिथिलांचल में फैलाना शुरू किया, और इस सेंटिमेंट के साथ वो लोग पिछला बार एक बार इसके पहले मिथिला स्टेट की डिमांड कर रहे थे। तो कम एरिया होने के कारण, बहुत ही कम एरिया होने के कारण, मिथिला की जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन थी वो पास नहीं हो पाई, उसको खारिज कर दिया गया, वो रिजेक्ट हो गई। तो इस बार उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा में कुछ चेंज किया। चेंज ये किया कि उन्होंने मगध के और भोजपुर के कुछ इलाकों को छोड़कर और कुछ नहीं, बस इन दोनों इलाकों को छोड़कर पूरे बिहार के सुरजापुरी, मिथिला तो उन्होंने ले ही लिया, बज्जिका और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जो कि भोजपुरी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको, और अंगिका को तो ले ही लिया। इनफैक्ट उन्होंने खोरटा डायलेक्ट, जो कि आप कह सकते हैं कि अंगिका की ही एक डायलेक्ट है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो मगही की डायलेक्ट है। पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खोरटा डायलेक्ट जो है वो खुद अपने आप में ईस्ट टू वेस्ट वैरी कर जाती है। अब आपको जो खोरटा, आपको जो जामताड़ा में सुनने को मिलेगा, वो खोरटा आपका हजारीबाग से डिफर कर जाएगा। तो ये चेंज है। अब उन्होंने पूरा ईस्टर्न खोरटा डायलेक्ट को भी ले लिया, और पाकुड़ और दुमका, जहाँ पे ऑलमोस्ट हाई स्पीकिंग संथाली एरिया है, वहाँ पे बहुत से लोग संथाली बोलते हैं, बहुत से लोग बंगाली बोलते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता है कि वो अंगिका बोलते हैं। अंगिका वहाँ की भाषा है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो अंगिका बोलते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट उतना नहीं है वहाँ पे। उनको भी उन्होंने अपने मैप में शामिल कर लिया और एक मिथिलांचल मैप बना दिया। और कॉन्ट्राडिक्शन अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि अंगिका, जो उनका कहना है कि अंगिका 1960 1970 के आसपास राहुल संकृतायन ने अंगिका और बज्जिका वर्ड्स को बनाया, और मैथिली को तोड़ने के लिए, मतलब मैथिली के इन्फ्लुएंस को, मैथिली के मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने अंगिका और बज्जिका को बनाया। उनका ये कहना है, जो कि बिल्कुल गलत है, आगे मैं प्रूफ करूँगा। उसके बाद चलिए, अगर मैं
उन्हीं की बात को अभी रखता हूँ, अभी आगे प्रूफ करूँगा, बस उनकी बात को अभी रख रहा हूँ। रखने का मतलब ये नहीं कि एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बस उनको रख करके उनके बात को कोट करके मैं उन्हीं को रिफ्यूट करूँगा। अभी आप देखो। चलिए, यदि आप बज्जिका और अंगिका को बोलते हैं कि हाँ ये बात है कि आप मैथिली मूवमेंट, तो फिर आपने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सुरजापुरी के इलाकों को क्यों लिया? खोरटा डायलेक्ट के डिस्ट्रिक्ट्स को क्यों लिया आपने में? उनको तो राहुल संकृतायन ने नहीं बताया कि भाई ये। और उसके बाद हॉर्नले और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हुए और ऐसे लैंग्वेज साइंटिस्ट हुए जिन्होंने मैथिली को इनफैक्ट बंगाली के डायलेक्ट बताया है। और बहुत से ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने मैथिली को हिंदी के डायलेक्ट बताया है। तो इस पर तो कभी किसी ने, अंगिका वालों ने कभी नहीं कहा कि और ये है वो है। और जब मैथिली को 8th शेड्यूल में शामिल किया गया लैंग्वेज के तौर पे, तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं थी, हमने उसका कोई विरोध नहीं किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिथिला वालों का क्या प्रोपेगेंडा है, वो ये सोचते हैं कि यदि अंगिका वर्ड 1960 1970 में बना है, इसका मतलब ये भाषा भी 1960 और 1970 में बना है। वो ये सोचते हैं, बल्कि ये एकदम ही बेसलेस बात है, एकदम ही चाइल्डिश बिहेवियर है। अगर कोई नामकरण किसी का होता है, मान के चले यदि कोई बच्चा है, कोई जन्म लेता है, उसका नामकरण यदि 2 साल में होता है, 1 साल में होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि उतने टाइम पे नहीं, तुरंत ही नामकरण हो जाता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, यदि उस बच्चे का नामकरण 1 साल में होता है, पहले साल में उसका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा उसी समय बना है, मतलब ये बच्चा उसी समय पैदा लिया है, उसके पहले वो अस्तित्व में नहीं था। नहीं, उसके पहले वो अस्तित्व में वो बच्चा था, उसका नामकरण हुआ है उसके पहले साल में। तो ये उनका मिसकॉन्सेप्शन है कि अंगिका वर्ड जो बना तो ये 1960 और 1970 में अंगिका को बनाया गया। ऐसा बात नहीं है, अंगिका भाषा बहुत पहले से है। और जो उनका ये कहना है कि एक डायलेक्ट है, तो वो इसलिए डायलेक्ट इसे कहते हैं क्योंकि इसकी सिमिलरिटीज़ मिलती हैं मैथिली से। तो उस अनुसार से अंगिका की सिमिलरिटीज़ तो मगही से भी मिलती है, बंगाली से भी मिलती है। उन लोगों ने तो कभी ये क्लेम नहीं किया कि अंगिका बंगाली या मगही की डायलेक्ट है, बोली है। तो ये बात है, तो ये उनका प्रोपेगेंडा है। और अंगिकावासी का क्या है क्लेम कि जो मैंने अभी आपको बताया कि अंगिका वर्ड, ये बात खुद अंगिका, और मैं खुद अंगिकावासी हूँ, ये बात सभी को एक्सेप्ट करते हैं कि जी हाँ, अंगिका वर्ड को 1960 और 1970 में बनाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाषा उसके पहले नहीं बोली जाती थी। इस भाषा को उस समय इसका नामकरण हुआ है, क्योंकि 1960 और 1970 के पहले आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ के इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया तो नहीं, मतलब पूरा ईस्ट इंडिया में उतना ज़्यादा लिटरेसी थी और उतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे थे और उतना कोई समझते थे। छह छा जो भाषा है वो छह छा बहुत पहले से बोला जा रहा है। इनफैक्ट बहुत पहले से छह छा करके बोलते हैं जो लोग बहुत मैं खुद भागलपुर से, इनफैक्ट मैं अभी अपने बारे में आगे बताऊंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो भी मुंगेर से के बड़े बुजुर्गों से मैंने पता किया, बांका के लोगों से मैंने बात करी, मैंने खगड़िया के लोगों से बात किया, मैंने कटिहार के लोगों से बात किया, मैंने भागलपुर में बात किया, गोड्डा में बात किया, दुमका में बात किया। मैंने वहाँ पे लोगों ने बताया जो आज 80 साल के हैं या फिर 70 साल के थे आज से 10 साल पहले,
उन्होंने बताया कि छः छा बोला जाता था, छः छा, कि छः छा बोलो। तो ये उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया छः छा, क्योंकि यहाँ पर से कोई उतना बड़ा नहीं निकल पाया, मतलब कि जो कि लैंग्वेज को लेकर के इतना जागरूक हो, जैसे कि मिथिला से विद्यापति निकले। तो उस कारण से मिथिला को और मैथिली को लोगों ने जाना और छः छा को नहीं जान पाए। तो इस चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं मैथिली वाले, कि अंगिका अगर 1960-1970 में बनी है तो इसका मतलब ये है वर्ड कि अंगिका भाषा भी उसी समय बनी है। और ये उस बात पे ये क्लेम करते हैं कि अंगिका की हिस्ट्री पे क्लेम करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं ये बात करता हूँ कि इसका क्या उपाय है। इसका उपाय ये है, एक मुहावरा है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो होना जाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि खुद उनका मैथिली मूवमेंट ही आपस में बटा हुआ है। सिर्फ कुछ लोग 30% लोग मिथिलांचल चाहते हैं और कोई नहीं चाहता मिथिलांचल। और अंगिका डिस्ट्रिक्ट्स मिलने का तो कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद भी सेंटर कभी भी अब अप्रूव नहीं करने वाला बिहार के बाइफर्केशन को, क्योंकि बिहार ऑलरेडी 3 बार बट चुका है। 1936 में उड़ीसा, हालांकि उड़ीसा के सभी, आज जो उड़ीसा मॉडर्न उड़ीसा है वो पूरा उड़ीसा नहीं था। बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस में उस कुछ ही पार्ट्स थे, कुछ ही पार्ट्स मतलब मेजॉरिटी पार्ट्स बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस में ही थे। उसको पूरा असेंबल करके बनाया गया है। तो 1936 में उड़ीसा, 2000 में झारखंड, तो कट कट करके तो इतना छोटा सा बिहार बचा है। अगर अब फिर से बिहार को काट दिया जाए, फिर से बांट दिया जाए, तो बिहार एक छोटे स्टेट की गिनती में गिनाएगा। अभी बिहार जबकि एक बहुत बड़ा स्टेट था, लेकिन अभी ये ना छोटे स्टेट में गिनाता है ना एक बड़े स्टेट में गिनाता है। एक आप मीडियम साइज्ड स्टेट बोल सकते हैं एरिया वाइज। लेकिन मिथिलांचल के बंटने का कोई बेस ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, बेसलेस और फैक्टलेस है ये। इसको सेंटर कभी भी अप्रूव तब तक नहीं करने वाला जब तक वो बाइज्ड नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या अगर मिथिला को अगर मिथिला बिहार से अलग हो जाता तो क्या वो बहुत तरक्की कर लेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप एग्जाम्पल देख लें अतीत से उठाकर, बिहार से झारखंड अलग हुआ, आज तक झारखंड बिहार के बराबर नहीं, इनफैक्ट बिहार का झांट भी नहीं है झारखंड। झारखंड की जीडीपी बहुत कम है बिहार के जीडीपी से। झारखंड में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, वहाँ के संथाली लोग आज तक बहुत पुअर हैं, जबकि उनको इतना रिजर्वेशन है, उनको खुद झारखंड में इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि झारखंड बनने का बेस ही था कि आदिवासी के लिए एक अलग से स्टेट हो और ये सब दिस दैट पूरा। तो इस कारण से। दूसरा बात, आप उत्तराखंड के एग्जाम्पल को देखें। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ कुछ समय पहले 2000 में ही। आज उत्तराखंड की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश के साथ थी। उत्तराखंड का जो कल्चर है वो बहुत हद तक नेपाली कल्चर से और पहाड़ी कल्चर से मिलता जुलता है, ये एक अलग बात है। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश के साथ वो
एक एग्जांपल से समझिए, यदि उत्तर प्रदेश के साथ वो 19 मार्क्स अचीव कर रहे थे तो उत्तराखंड बनने के बाद वो 19 एंड हाफ या 20 अचीव कर रहे हैं, या फिर 90 ही अचीव कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब? इसका तो कोई मतलब नहीं है। और जितना एक स्टेट वो बनाए और अलग से वो कर रहे हैं तो उतना उनको मिल तो नहीं रहा है। सब कुछ एक स्टेट के लिए अलग से चुनाव और अलग से सब कुछ, तो वो कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं। फिर आप छत्तीसगढ़ को देख लें, छत्तीसगढ़ को भी मध्य प्रदेश से अलग किया गया। तो छत्तीसगढ़ के बाइफर्केशन को मैं सपोर्ट करता हूँ। भले छत्तीसगढ़ आज उतना डेवलप्ड नहीं हो पाया, पुअरेस्ट स्टेट और सबसे लोएस्ट जीडीपी में छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट और झारखंड में नक्सलाइट की बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन छत्तीसगढ़ का अलग होना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मध्य प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट था। इनफैक्ट इतना बड़ा स्टेट था कि वहाँ पे कंट्रोल करना भोपाल से बहुत मुश्किल था, पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिला करके। आज भी मध्य प्रदेश अलग होने के बाद भी सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज स्टेट है पूरे भारत का, जो कि पहले फर्स्ट नंबर पे आता था जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का तो बाइफर्केशन होना एक जस्टिसेबल और एक गुड डिसीजन था, क्योंकि उतने बड़े एरिए को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आप ये देख लें, उसके बाद उसके बाद फिर तेलंगाना का बाइफर्केशन हुआ आंध्र प्रदेश से। तो क्या तेलंगाना का जो बाइफर्केशन हुआ, तो क्या तेलंगाना ने बहुत बड़ा तीर मार लिया? हाँ, डेवलपमेंट हुआ। वहाँ के तेलंगाना के बहुत सारे नेटिव स्पीकर्स हैं और आंध्र प्रदेश से भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने बताया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि कुछ इन्फ्लुएंस पड़ा है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा है, तो उसको एक स्टेट में रहते हुए भी सॉर्ट आउट किया जा सकता था। और जब एक स्टेट का दो स्टेट में बाइफर्केशन होता है तो वहाँ के लोगों में मतलब कि एक गुड इम्पैक्ट नहीं वो दिखाता है कि बहुत अच्छी बात है। वो आपस में भाईचारे को ख़त्म कर देता है। लोग एक दूसरे को फिर देखना पसंद नहीं करते हैं। रहना है अगल बगल में ही, पड़ोसी हैं, लेकिन मतभेद हो जाता है, आपस में लोग लड़ाई करने लगते हैं, एक दूसरे के से फैक्ट की लड़ाई करने लगते हैं कि हम सही है तुम सही हो, ऐसे वैसे पूरा। तो ये बहुत लंबी वीडियो बनाने की मेरी उद्देश्य बस यही थी। जय हिंद, जय भारत, जय अंग प्रदेश, जय बिहार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।